नमस्कार, मैं प्रशांत न्यूज़ पिन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो शीर्षक है, एक था अतीक। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी सा लगता है। ये एक ऐसा नाम है, अतीक अहमद, जो कि पूरे यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में क्रूरता की मिसाल हुआ करता था। पुलिस प्रशासन या किसी अन्य विभाग के अधिकारी ही नहीं, राजनेता ही नहीं, बड़े बड़े न्यायाधीश तक इस नाम से खौफ खाते थे। प्रयागराज की चकिया गली में रहने वाले फिरोज तांगे वाले के यहाँ जन्मा था अतीक अहमद 1962 में। शुरू से ही उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कैसे जैसे उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, लेकिन 10वीं का जो उसका रिजल्ट आया उसमें वो फेल हो गया। 10वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया और चुन लिया अपराध का रास्ता। उसने चकिया मोहल्ले के आवारा लड़कों की टोली तैयार की और उसका सरगना बनकर छोटी मोटी चोरी चकारी और छीना झपटी जैसे काम करने शुरू किए। फिर धीरे धीरे वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। फिर उसने धीरे धीरे सारे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। हर छोटे मोटे अपराध का स्वाद अतीक ने चखा। गुंडागर्दी के मामले में उसने बड़े बड़े गुंडों की छुट्टी कर दी और गुंडागर्दी में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। तरह तरह के तमाम अपराधों को अंजाम देकर वो अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह भी बना। चांद बाबा का असली नाम था शौक इलाही, जो कि चकिया में उस वक्त पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ। यूं तो अतीक अहमद एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, जो कि बहुत तेजी से अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक किसी झगड़े में उसके हाथों किसी की हत्या हो जाती है। अब पुलिस प्रशासन से बचने के लिए और इस हत्या के मामले से बचने के लिए अतीक अहमद ने शौक इलाही उर्फ चांद बाबा की शरण ली। कुछ समय बाद अतीक अहमद ने चांद बाबा से अपनी राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की। उस समय चांद बाबा पार्षद हुआ करते थे। वो राजनीति में पहले से ही सक्रिय थे और उन्हें लगा कि अतीक उनका सामना करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उन्होंने उसी समय अतीक की पिटाई की और उसे अपने दल से बाहर कर दिया। अब यहां से अतीक और चांद बाबा, इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जब चांद बाबा पुलिस के लिए चुनौती हुआ करता था, तो पुलिस ने अतीक अहमद पर दांव खेला और उसके जरिए चांद बाबा को निस्तनाबूद करने की प्लानिंग की। अतीक अहमद को पुलिस का संरक्षण भी मिल चुका था। हालांकि वो संरक्षण चांद बाबा को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन उस संरक्षण का अतीक अहमद ने बहुत ही बेजा इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीति में भी अपनी पकड़ को बनाना चाहता था, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी उसे मिलने शुरू हो गए थे, जिसके चलते वो बहुत तेजी से फलता फूलता जा रहा था। उसका रौब, उसका रसूख लगातार बढ़ता जा रहा था। 1989 में पहली बार अतीक अहमद ने चुनाव में उतरने का फैसला किया और प्रयागराज पश्चिम, जो कि उस समय इलाहाबाद पश्चिम के नाम से जाना जाता था, वहां से विधायक के पद पर पर्चा भरा। और उसके ठीक सामने उसका जो प्रतिद्वंदी था, वो था उसका गुरु चांद बाबा। वोटों की गिनती का नतीजा सामने आने ही वाला था कि उसके कुछ ही दिन पहले चांद बाबा और अतीक अहमद दोनों का आमना सामना हुआ, जिसमें अतीक अहमद ने चांद बाबा को गोलियों से छलनी कर मार डाला। इसके बाद अतीक अहमद समय दर समय विधायक और सांसद बनता रहा।
शुरू में उसको किसी भी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी और अपना दल ने उसे टिकट दिया और वो समय समय पर विधायक और सांसद बनता चला गया। इस विधायकी और सांसदी की आड़ में उसने अपनी गुंडागर्दी, अपनी माफियागिरी को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया, क्योंकि एक तो वो गुंडा, माफिया और ऊपर से सरकार में भी होने की वजह से कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था। अतीक अहमद से उलझने की बजाय जितने भी तमाम अधिकारी थे, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों या किसी अन्य विभाग के हों, वो सभी अपना तबादला करवा लिया करते थे। हत्या जैसे जघन्य अपराध अतीक अहमद के लिए मात्र खेल हुआ करते थे। किसी की भी हत्या कर देना या करवा देना, किसी का भी अपहरण करवा देना, किसी को उठवाकर उसके जमीन जायदाद आदि पर कब्जा कर लेना, किसी की भी संपत्ति को औने पौने दामों में जबरन हथिया लेना और उसे बिल्डरों को ऊंची कीमत पर बेच देना, यही उसका धंधा था, जो कि राजनीति में आने के बाद, उसकी विधायकी और सांसदी शुरू होने के बाद बहुत तेजी से फलता फूलता जा रहा था। अतीक अहमद का खौफ कुछ इस तरह से था कि लोग अपनी ज़मीनें उसके कहते ही उसके हवाले कर दिया करते थे। किसी किसी को तो कुछ दाम मिल जाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो सिर्फ उसकी गोलियां मिलती थी। कई मामले ऐसे थे जिन पर की शिकायत हुई और अतीक अहमद पर केस दर्ज हुए, लेकिन कई मामले ऐसे थे जिनमें की शिकायतकर्ता डर के मारे घर में ही दुबके रहे, बाहर निकलकर आए ही नहीं और ना ही अतीक अहमद के खिलाफ उन्होंने किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत ही की। ऐसे में उसका मनोबल और बढ़ता चला गया और वो अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। राजनीति में आने के बाद अतीक अहमद का एक दलाल हुआ करता था, कमल बलानी, जो कि उसके अपराधों को राजनीतिक संरक्षण देने में उसका एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। जिस किसी भी ज़मीन पर अतीक अहमद की नज़र पड़ती थी, वो ज़मीन अतीक की हो जाती थी, भले ही वो जबरन हो या बंदूक की नोक पर, किसी भी तरीके से अतीक उस ज़मीन को हथिया लिया करता था। ऐसा ही एक किस्सा था जिसमें बृजमोहन कुशवाहा को गायब कर दिया गया और उसकी पत्नी राजू कली पर भी और उसके बच्चों पर भी अतीक अहमद ने खुद गोलियां दागी। बृजमोहन कुशवाहा का अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है, ना उसकी कभी कोई खबर ही मिली और ना ही अब तक उसकी किसी को लाश ही मिली। न जाने उसके साथ कब क्या हुआ। राजू कली और बृजमोहन कुशवाहा की लगभग 12 बीघा जमीन को अतीक अहमद और उसके गुर्गों द्वारा जबरन हथिया लिया गया और राजू कली उसके लिए आज भी उसके गिरोह से लड़ रही है। इसी तरह एक बार राजू पाल की भी हत्या को अतीक अहमद ने और उसके गुर्गों ने अंजाम दिया, जिसका चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया। उस समय अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में था, लेकिन वो लगातार अपने गुर्गों के साथ संपर्क में था और इस साजिश को उसने अंजाम दिया। इस हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में हत्या को अंजाम देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि उमेश पाल की हत्या असद के द्वारा, असद और उसके साथी जो कि अतीक अहमद के गुर्गे हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर की गई। तब से असद और उसके साथी लगातार फरार चल रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच के लिए अतीक अहमद को अहमदाबाद से 12 अप्रैल 2023 को प्रयागराज लाया गया था।
13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन तभी उनको असद के एनकाउंटर की सूचना मिली। 13 अप्रैल को ही असद और उसके एक साथी का झांसी में पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के ही कॉल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। तो उस समय 3 हमलावरों ने पत्रकारों के भेष में आकर उस पर गोलियों से हमला कर दिया और उसको गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। और यहीं अतीक अहमद की कहानी का अंत हुआ। पुलिस की मौजूदगी में ही पत्रकारों के भेष में आए अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भूनकर मार डाला। अतीक और अशरफ हत्याकांड से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ के द्वारा कुछ सफेद पोशों के राज खुलने वाले थे और उन राजों के खुलने से पहले ही अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी गई। ये तो अभी फिलहाल राज ही हैं कि लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह किसके कहने से उस हत्याकांड में शामिल हुए। वो कौन सफेद पोश हैं जो इन तीनों शूटरों की आड़ में सलाखों के पीछे जाने से बचे हुए हैं। खैर, हमें कानून व प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। अतीक अहमद के गुनाहों की पूरी कहानी इस एक वीडियो में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम इसमें अतीक अहमद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण किस्सों को ही आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। जो भी माफिया हैं या माफिया बनने की राह पर अपराध की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अतीक और अशरफ का अंत हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि आप इस अपराध की दुनिया में आगे बढ़कर धन संपत्ति तो बहुत जुटा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जो कमाने वाले हैं वो है दुनिया भर की हाय और दुनिया भर की बद्दुआएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रशांत को दीजिए इजाज़त और बने रहिए न्यूज़पिन के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।